हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं एपीएन एजुकेशन विथ अखिलेश कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि डेली बेस पर रेलवे ग्रुप टी की क्लासेस यहां पे चल रही हैं। दोस्तों, यहां पर आपको मैं पढ़ाने वाला हूं भौतिक विज्ञान के ध्वनि चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, पहले मैं पार्ट 1 करा चुका हूँ, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा जाकर प्ले लिस्ट में। ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में हूबहू छापे जाते हैं वैसे क्वेश्चन ही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो परीक्षा में लगभग छपने के कगार पर होते हैं। चलिए दोस्तों, आप क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए। लेवल देख करके ही आपको पता लग जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन हम यहाँ पे लेकर आपके लिए आए हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो लेवल देखकर आपको पता चल ही गया होगा। चलिए पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। 21वां क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन मैं पीछे करा चुका हूं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो ये ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये जनहित में आप जारी कर सकते हैं इसको ऐसा करके। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में होता है, कैसा होता है? ऑप्शन है समान होता है, भिन्न भिन्न होता है, ठोस में सबसे अधिक होता है, भिन्न भिन्न होता है और द्रव में सबसे कम होता है, भिन्न भिन्न होता है और गैस में सबसे अधिक होता है। तो क्या इसमें ऑप्शन सही है वो ज़रा आप बताइएगा। तो जो 21वां का राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। क्या? ध्वनि का वेग। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है, लेकिन ठोस में जो होता है सबसे अधिक होता है और निर्वात में ये गमन नहीं करती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है क्योंकि इसके लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। एक 22वें क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दीजिएगा। आपको आता है तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए, और अगर इस वीडियो को बनाने में कहीं दिक्कत आती है या कुछ स्क्रिप्ट या कुछ आंसर गलत हो जाते हैं तो आप इसको शिकायत के रूप में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम उसका निवारण कर सकें। ठीक है, आपका कमेंट, आपका सुझाव हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज साबित होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 22वां क्वेश्चन जो कहा जा रहा है उसे देखते हैं। लगभग 20 अंश सेंटीग्रेड के तापक्रम पर तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी, ये आपसे पूछ रहा है। मतलब अगर 20 अंश सेंटीग्रेड तापक्रम है तो इसमें से बताइए, नीचे ये ऑप्शन में आपको दिए गए हैं, माध्यम आपको दिए गए हैं 4 माध्यम। बताइए कि किसमें ध्वनि सबसे अधिक रहेगी, हवा में, ग्रेनाइट में, पानी में या लोहा में। अगर आपका आंसर आपको आ रहा है तो कमेंट जरूर करें। 22 का जो आंसर राइट होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, लोहा। अब कहेंगे कि लोहा ही क्यों? तो देखिए, जिसका घनत्व जितना ज़्यादा होगा उसमें ध्वनि उतना ही अधिक संचरित होगी। अब ज़रा आप देखिए, हवा में घनत्व कम है यानी ठोस में ध्वनि अधिकतम संचरित होती है, यही हमारे कहने का मतलब है। तो देखिए, ये जो तीनों ऑप्शन हैं पहले वो लोहे की अपेक्षा कम घनत्व वाले हैं, जबकि लोहा अधिक घनत्व वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है क्या? वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, ये सही है या गलत है, आपको बताना है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, क्या सही बात है? आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु के ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता, ऐसा होता है क्या? तो आप ज़रूर बताइए 23वां का आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों, 23वां का जो आंसर राइट होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है ये आपको बताना था। तो बाकी सभी सही हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है और जो गलत है वही आपका राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि यहाँ नहीं की बात की गई है। ठीक है, यानी कि जो जैसे यहाँ पर देख लीजिए, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु के ध्वनि का वेग कम होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे जैसे आर्द्रता बढ़ती जाती है ध्वनि का वेग उतना ही बढ़ता जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, ज़रा इसका आंसर ज़रूर कीजिएगा आप। कह रहा है कि वायु में ध्वनि का वेग तापमान के बढ़ने से घटता है, तापमान के बढ़ने से बढ़ता है, तापमान
और आश्रित नहीं रहता, यानी कि तापमान पर वो आश्रित नहीं रहता, ये कहने का मतलब है। तापमान के घटने से घटता है। तो बताइए ऑप्शन क्या सही होने वाला है 24वें का। तो जो 24वें का राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तापमान के घटने से घटता है। देखिए तापमान बढ़ेगा तो वायु में ध्वनि का वेग बढ़ेगा, तापमान घटेगा तो वायु में ध्वनि का वेग घटेगा। कुल मिला के इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में होता है ध्वनि का वेग और तापमान। ठीक है, चलिए बढ़ते। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24वां का ऑप्शन डी सही है। ठीक है, बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। 25वां क्वेश्चन कह रहा है पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। अब पराध्वनिक विमान उड़ते हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। ध्वनि की चाल से, ध्वनि की चाल से कम चाल से, या ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, या प्रकाश की चाल से, किस चाल को हम लोग कहते हैं पराध्वनिक। ये तो आप बात समझ रहे होंगे। तो क्योंकि हम पीछे पढ़ा चुके हैं, इसको बता चुके हैं कि पराध्वनिक क्या है। तो पराध्वनिक विमान उड़ते हैं, तो जो इसका जो 25वां का राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ध्वनि की चाल से जो अधिक चाल होती है उसको हम लोग कहते हैं पराध्वनिक विमान। यानी कि उनके देखिए, और यहाँ ध्वनि प्रदूषण का कारण भी यही बनते हैं, क्योंकि विमान जो गड़गड़ाहट होती है वो कहीं ना कहीं ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है। ठीक है, तो 25 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की चाल से जो अधिक होती है पराध्वनिक विमान होते हैं उनकी ध्वनि की चाल से अधिक चाल होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर अगर आपको आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में, देखिए ये बात आपको क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, जैसे फैक्चुअल अगर आपसे पूछ ले तो आप बता देंगे कि मान लीजिए कुछ ऐसे फैक्चुअल पूछ ले, यूनिट पूछ ले, या कुछ इस तरह की चीज़ें पूछ ले। फैक्चुअल अगर पूछेगा तो आप तो बता सकते हैं, लेकिन अगर उसी को स्क्रिप्टेड पूछ दिया, यानी घुमा फिरा के पूछ दिया, तब आप नहीं कर पाते हैं। तो वैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेके आया हूँ, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। कम से कम आप इसको 2x करके देख लीजिए या स्पीड में करके देख लीजिए, लेकिन इसको देखिए ज़रूर। देखेंगे तो इससे क्या होगा कि अगर आपके सामने एक बार भी अगर क्वेश्चन आया है तो आप उसको सही कर जाएंगे। ठीक है, चलिए तो 26 का राइट आंसर ज़रूर दीजिएगा। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम से एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। स्थायित्व संख्या, लैम्लास संख्या, ऑक्टेन संख्या, या मैक संख्या। तो दोस्तों वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम से एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग का जो अनुपात होता है उसे मैक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक संख्या। तो जो इसका 26वां का राइट आंसर सही होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, मैक संख्या उसे कहते हैं, उस अनुपात को। चल बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है, किसके संबंध में? ध्वनि के, जलयान के, वायुयान के, या अंतरिक्ष यान के। तो मैक आपने नाम जरूर सुना होगा दोस्तों कि इतने मैक के स्पीड से ये जा रही है। तो 27 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, वायुयान के। तो जो वायुयान की जो ध्वनि की जो वेग होता है उसको नापा जाता है वायुयान मैक में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है फान में, डेसी में, डेसिबल में, या डेसिमल में। तो ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण जो आपका मापा जाता है तो वो आपका मापा जाता है डेसिबल में। किस में नापा जाता है? इसकी इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। ठीक है, यानी जिसे हम लोग यूनिट कहते हैं, डेसिबल होती है। 28 का राइट आंसर होने वाला है जो हो गया सी। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 बिल्कुल ध्यान से इन क्वेश्चन को आप पढ़िएगा और इसका आंसर कर लीजिएगा। नहीं अगर आपको आ रहे हैं इसके आंसर तो बिल्कुल इसे मौन हो करके एकदम ध्यान लगा करके देखिए, क्योंकि मुझे पता है कि अब मैं ऐसे बता रहा हूँ तो आपको लगेगा कि
क्या यार, इसको तो मैं कहीं से भी पढ़ सकता हूँ। तो दोस्तों मैं बता दूँ, ये आपको प्रश्न लगभग नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न टाइप करके हमने यहाँ पे बहुत मेहनत करके आपके लिए रखी है। चल देखिए 29 का जो राइट आंसर है वो ज़रूर करिए। साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है, कितनी होती है? दोस्तों कुछ लोग एनसीईआरटी में आपका 10 dB दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 10 dB, ठीक है, 10 dB आपका दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आप यही लगाइएगा एनसीईआरटी के हिसाब से 10 डेसिबल। लेकिन कहीं कहीं कुछ जगहों पर 29 का जो राइट आंसर है वो कहीं कहीं न बी दिया हुआ है, 30 से 40 डेसिबल। यहाँ तक साधारण बातचीत में आदमी प्रयोग करता है ध्वनि, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है? ये आपको बताना है। मतलब नहीं समझे आप? जैसे हम लोग बोलते हैं तो पता चल जाता है लड़की बोल रही है या लड़का बोल रहा है, और कुछ लोगों का ये नहीं पता चल पाता कि लड़की बोल रही है या लड़का बोल रहा है। यानी मादा ध्वनि यानी कि पुरुष और स्त्री में जो भेद करता है वो ध्वनि के किस कारण से होता है? तारत्व, प्रावस्थान, गुणता या प्रबलता? तो जो 30 का राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है तारत्व। किसके हिसाब से? तारत्व के हिसाब से हम लोग बांट सकते हैं कि ये मेल बोल रहा है या फीमेल बोल रहा है, ठीक है। तो लगभग हम लोग तारत्व के हिसाब से ही उसमें भिन्नता आती है, ठीक है। अगर तारत्व, चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, क्योंकि आगे अभी क्वेश्चन है, आगे बहुत ही आपको डिस्क्रिप्शन ज़रूर मुझे देना है इसके बारे में। देखिए 31 का आप आंसर ज़रूर कीजिएगा। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है ये आपको बताना है। किसके कारण से होती है ये आपको ज़रूर पता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका आप इस्तेमाल कर चुके हैं। तो जो 31वां का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा तारत्व यानी पिच। इसको इंग्लिश में पिच कहा जाता है। तारत्व के कारण ही किसी की आवाज़ पतली या मोटी है ये हम निर्धारित कर पाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर आप ज़रूर करिएगा अगर आपको आ रहा है तो। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का आयाम कम होता है, आयाम अधिक होता है, तारत्व कम होता है या तारत्व अधिक होता है? ये आपको बताना है क्या होता है। अब ज़रा देखिए इसका लेवल, इस टाइप का लेवल आपसे पूछेगा ग्रुप डी में, ठीक है। अन्य परीक्षाओं में भी पूछता है, लेकिन ग्रुप डी के लिए यहाँ से इम्पोर्टेंट और बहुत ही इसे क्या कहते हैं, उसके प्यारा टॉपिक है उसके लिए, है ना। चलिए तो 32 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, तारत्व अधिक होता है। किसके? चूँकि महिलाओं की आवाज़ का तारत्व अधिक होता है इसलिए पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ तीक्ष्ण होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है, तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, आयाम अधिक होता है, अधिक होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं 33 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है कि आवृत्ति अधिक होती है। क्या अधिक होता है? आवृत्ति अधिक होती है। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि उनकी जो आवाज़ की आवृत्ति होती है वो अधिक होती है। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, आवृत्ति अधिक होगी तो आवाज़ पतली होगी, आवृत्ति अगर कम होगी तो आवाज़ मोटी होगी। आवृत्ति अधिक होगी तो आवाज़ पतली, आवृत्ति अगर कम होगी तो आवाज़ मोटी आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि जब इसे ही हम लोग ये कन्वर्ट करते हैं पिच में, इसे हम लोग कन्वर्ट करके समझते हैं इसे, ठीक है। चलिए 34 का राइट आंसर ज़रूर करिएगा अगर आपको आता है तो। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए, सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के
कारण किया जा सकता है, किसके कारण किए कर सकते हैं। देखिए, अब मैं कहूँ आपसे कि एक दो स्त्रियां हैं, आपस में वो बात कर रही हैं और एकदम सेम एक ही स्वर में बात कर रही हैं, ठीक। तो बताइए कैसे आप अंतर कर पाएंगे। और यहाँ साज की आपसे बात की जा रही है, यानी कि एक बांसुरी है और एक सितार है, इन दोनों को अलग अलग बजाया जा रहा है, लेकिन स्वर एक ही है। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा होता है, तो इसमें अगर सब सा पे अगर सितार बज रहा है तो बांसुरी भी सा पे ही बज रही है। अगर गा पे अगर बज रहा है सितार तो बांसुरी भी गा पर ही बज रही है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर दोनों एक ही स्वर पे अगर बजाए जा रहे हैं, एक ही प्रकार की ध्वनि उत्पन्न की जा रही है, स्वर बजाया जा रहा है, तो बताइए कैसे आप इसे अलग अलग बता पाएंगे कि ये सितार की ध्वनि है, ये बांसुरी की ध्वनि है। आप सुन के तो बता सकते हैं ना। तो देखिए, आपका जो मन है वो अब उसमें गुणता ढूंढने लगेगा, न कि उसकी प्रबलता और उसकी मधुरता। तो ध्यान दीजिएगा, मधुर और प्रबल होने का जो कारण है वो कहीं ना कहीं गुण से रिलेट हो जाता है। तो जो 34 का राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। केवल ध्वनि गुणता के कारण ही आप बता पाएंगे कि उसकी आवाज़ मीठी है, तीखी है, तीक्ष्ण है। तो इस तरह की आवाज़ आप खुद महसूस करके तो बता पाएंगे कि 34 का राइट आंसर जो होगा वो केवल ध्वनि की गुणता से पहचान पाएंगे, सितार बज रहा है या बांसुरी बज रही है या ढोलक बज रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, इसका राइट आंसर आप ज़रूर कीजिएगा। कह रहा है निम्न में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है। ध्रुवण, विवर्तन, परावर्तन या अपवर्तन। तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, इसमें ध्रुवण नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ध्रुवण नहीं होता है, ठीक है। बाकी विवर्तन होता है, परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है। ध्रुवण उत्पादित नहीं होता है। देखिए, ध्वनि परावर्तित होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर जरूर कीजिएगा। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता है, ये आपको बताने का मतलब है। चलिए, तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है 36 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 95 dB अगर ध्वनि है, इससे ऊपर आदमी नहीं सुन सकता है। मतलब सहन करने की भी क्षमता भी नहीं रह जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर आप जरूर कीजिएगा। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक प्रदूषण होता है, ये आपसे पूछा। मोटर गाड़ी से भी होता ही है, जैसे उसकी साइलेंसर से CO2 निकलती है, जिसे हम लोग दम घोटू गैस कहते हैं, ठीक है। रेलवे इंजन, भाप, पॉप म्यूज़िक, यानी कि जो ये म्यूज़िक कंसर्ट होते हैं वो उसकी बात की जा रही है। हवाई जहाज़ की उड़ान भरना। तो दोस्तों बताइए सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण कहाँ होता है। मैंने पहले क्वेश्चन में आपको ये बताया भी था। तो हवाई जहाज़ की उड़ान भरने से बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है, क्योंकि मैक में इनकी आवाज़ को कन्वर्ट किया जाता है, नापा जाता है। चलिए, तो 37 का जो राइट आंसर हो गया वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हवाई जहाज़ की उड़ान भरने से। चलिए, अब 38 का आंसर आप जरूर कीजिएगा। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती है जबकि दूर जाने वाली रेल के लिए यह घटती है। यह घटना का किस उदाहरण से रिलेटेड है, ये आपको बताना है। रमन प्रभाव, जूल थॉमसन का प्रभाव, क्रॉम्पटन का प्रभाव या डॉपलर का प्रभाव। तो जो 38 का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉपलर के प्रभाव से ऐसा हमको लगता है। जब आपस में वो क्या होती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं या पास आती हैं तो ध्वनि में आपको कुछ डिफरेंट लगता ही होगा। तो वो कौन सा प्रभाव दिखाता है, वो दिखाता है डॉपलर का प्रभाव, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था ऐसा, क्योंकि ध्वनि को संचारित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता जरूर पड़ती है और चंद्रमा पर वायुमंडल है नहीं, तो इसलिए वहाँ ध्वनि संचारित नहीं हो पाएगी। अतः हम बिना
किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के एक दूसरे की आवाज़ हम लोग नहीं सुन पाएंगे। तो जो 39 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्वनि प्रचारित नहीं होगी, प्रचारित कहने का मतलब प्रसारित नहीं होगी, और माध्यम न होने के कारण ऐसा होगा। ठीक है, तो जो इसका 39 का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 का आप आंसर करिएगा। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है, यह आपसे पूछ रहा है। विवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण और अपवर्तन। तो 40 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवण। देखिए क्यों इसको ध्रुवण को बता रहा है, तो ये आपसे पूछा था कौन सी प्रक्रिया है जो प्रकाश और ध्वनि दोनों में नहीं होती है, दोनों में घटित नहीं होती है, और यही दोनों में अंतर भी है, ध्रुवण नहीं होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं, इसका आंसर आपको ज़रूर देना है। उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित करती है। ध्वनि पूर्णता ध्वनि की बढ़ जाती है, यानी कि कहने का ये मतलब है, जरा इसमें ऑप्शन में गड़बड़ है। ध्वनि की पूर्णता बढ़ जाती है और ध्वनि स्वर का उतार चढ़ाव हो जाता है। इसके कारण से इस कार्यवाही का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये आपको बताना है। तो चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेलियों को अपने मुंह के समीप इसलिए रखता है कि जो उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित हो, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाने वाला है 41 का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है क्या करने के लिए? प्रकाश की गति के लिए, ऊष्मा की तीव्रता के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए, या रेडियो तरंगों की आवृत्ति के लिए? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 42 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की तीव्रता के लिए। किसके लिए? ध्वनि की तीव्रता के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ध्वनि को चाहे प्रदूषण हो या उसकी तीव्रता हो, उसको हम लोग डेसिबल में ही नापते हैं। चलिए 43 का राइट आंसर आप जरूर बताइएगा। क्या कह रहा है? प्रतिध्वनि का कारण है। प्रतिध्वनि का क्या कारण है यह आपको बताना है। प्रतिध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अवशोषण या ध्वनि की चाल। तो प्रतिध्वनि के होने का कारण है ध्वनि का अपवर्तन या परावर्तन। क्या कारण है? तो जो 34 का राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 43 का जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि का परावर्तन। अरे भैया ध्वनि टकरा के आएगी तभी तो हमको सुनाई देगी, या टकराएगी तो परावर्तन होगा, तो ध्वनि का परावर्तन टकरा करके आती है। तो इसके लिए भी हमारे पास है कि कितने मीटर पे, आप बताइएगा ऑप्शन कमेंट करके कि कितने मीटर पे ध्वनि अगर हम लोग स्रोत से, यानी कि जो हम लोग बोल रहे हैं, हमारे मुंह से जो आवाज़ निकल रही है, आगे कितनी दूरी पे अवरोध हो कि वहाँ से ध्वनि टकरा करके वापस आएगी। क्योंकि हम खुले मैदान में बोलते हैं तो आगे भले ही अवरोधक है लेकिन वहाँ से ध्वनि टकरा करके नहीं आती है, जबकि अगर हम लोग हॉल में बोलें तो ध्वनि वही गूंजती है और टकरा करके आती है। तो बताइए कितने मीटर की दूरी होनी चाहिए ध्वनि स्रोत से परावर्तित तल के बीच? चलिए, तो जो 43 का राइट आंसर हो गया है वो क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि का परावर्तन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 44 वाला नंबर। अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल, देखिए जो बात किए हैं उसे वही क्वेश्चन आ गया। परावर्तक तल व ध्वनि स्रोतों के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए ये आपसे पूछ रहा है। 10 मीटर, 17 मीटर, 24 मीटर या 30 मीटर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा? 17 मीटर होना चाहिए। एक ध्वनि स्रोत और परावर्तक तल के बीच 17 मीटर की अगर दूरी रहेगी तो वहाँ से प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। रडार की जो कार्यप्रणाली है
किस सिद्धांत पर आधारित होती है, ये आपको बताने हैं। रेडियो तरंगों का अपवर्तन, रेडियो तरंगों का परावर्तन, या डॉपलर प्रभाव, या रमन प्रभाव। तो जो 45 का राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियो तरंगों का परावर्तन। रेडियो तरंगों का जब परावर्तन होगा तो उसी पर रडार प्रणाली काम करती है अपनी। ठीक है, रडार से होता क्या है कि जो सामने दूर आ रही वस्तु का हम लोग पता लगा सकते हैं। जैसे जो चमगादड़ होती है जब उड़ती है तो वो एक ध्वनि छोड़ती है। ध्वनि अगले वाले ऑब्जेक्ट से जब टकरा करके उसके पास आता है तो उससे पता चलता है कि आगे कोई दीवार है, तो वो तुरंत ही अपना दिशा चेंज कर लेती है। तो उस वही कारण यहाँ रडार में भी है, रडार एकदम सेम उसी पर काम करता ही है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, इसका राइट आंसर जरूर कीजिएगा। कह रहा है कि किसी भी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए। समय देखिए, अभी तो आप बताए हैं कि उसके बीच दूरी कितनी होनी चाहिए, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि वो टकरा करके कितने टाइम में वापस आता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि ध्वनि के बीच समय अंतराल क्या होना चाहिए। देखिए, अगर आप दूर हैं परावर्तक से तो ध्वनि टकरा करके आने में टाइम लगाएगी, लेकिन आपसे पूछ रहा है स्पष्ट ध्वनि आपको सुननी है तो कितना टाइम होना चाहिए। 1/10 सेकंड के बराबर, 1/10 सेकंड से कम, या 1/10 सेकंड से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो 46 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/10 सेकेंड से अधिक होना चाहिए। यानी कि 1/10 सेकेंड से अधिक होना चाहिए परावर्तक तल के बीच। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं 47 का राइट आंसर। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है, ये आपको बताना है। ध्वनि का जो प्रभाव है मानव के कान में कितने समय तक रहता है, ये आपको बताना है। 1/5 सेकेंड, 1/10 सेकेंड, 1/20 सेकेंड, या 1/2 सेकेंड। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको रख लिया गया है कि हो सकता है भैया इस बार नंबर इसी का हो। तो 47 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/10 सेकेंड के लिए रहता है। ठीक है, चलिए 48 का राइट आंसर करिएगा। कह रहा है कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है कहाँ पर। तो सोनार जो अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है कहाँ, किस क्षेत्र में उसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, या नौका संचालन में, नौ संचालनों में, यानी नौका संचालन ही कह सकते हैं। तो जो 48 का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नौका संचालन में सोनार का प्रयोग किया जाता है। नाव में नीचे लगाया जाता है सोनार, नीचे टकराने के लिए, टकराने से बचाने के लिए उसको लगाया जाता है, ताकि आगे ऑब्जेक्ट का पता चल जाए कि कौन सी मछली उसके तरफ आ रही है, या कौन सा रुकावट उसके सामने आने वाला है, या नीचे कितनी गहराई है। इसका पता लगाने के लिए सोनार की आवश्यकता पड़ती है। सोनार उसका नाम ही है उसी यंत्र का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। जब जो सेना है वो पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर जो चलने का निर्देश दिया जाता है, वो क्यों न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि उनको मना क्यों कर दिया जाता है। देखिए, जब हम लोगों की आर्मी जब कदम ताल मिला करके चल रही होती है तो उस समय जब कोई पुल पड़ता है तो उन लोगों को बोला जाता है कि देखिए एकदम कदम ताल मिला के मत चलिए, आप रफली चलिए, रफली इस पुल को पार कीजिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जो उनके पैरों से जो ध्वनि, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा कि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का जो खतरा बना रहता है उसी को हम लोग कहते हैं। तो इसका 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है, इसलिए सेना को कहा जाता है कि आप कदम ताल मिलाकर के पुल पर न चलें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रवाद। अगर कुछ इसमें गलतियां हों, वैसे गलतियां तो ना के बराबर हम करने की कोशिश करते हैं, अगर गलतियां हो भी
तो आप उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसको क्वेश्चन को सुधार करके अगले वाले सेशन में आपके लिए ज़रूर रख सकूं। तो दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक होगी उसके लिए भी चाहूँगा, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है कि हो जाए। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रवाद, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।